रिलेटिविटी ये फिजिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत भी समझते हैं कहते हैं। और रिलेटिविटी को एक्चुअली में शुरू किया था आइंस्टाइन ने 1905 में। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें। तो जो पहला चीज़ है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक तरह का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम, या जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जैसा कि आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इंटर में, ये एक तरह का रेफरेंस होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ से किसी पार्टिकल्स के मोशंस को या उसके पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने से देखा होगा कि दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। और इस एक्स वाई पे एक ओरिजिन होता है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। और कोई पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर है, इस पॉइंट पे ई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो मान लिया हमने एक्स और वाई है। तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होती है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहते हैं। और इस सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा देखा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आमतौर पे हम लोग लेते हैं जो पॉइंट फिक्स हो, जो मूव न कर रहा हो, स्टेशनरी हो, उसे हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ओरिजिन से जो पॉइंट आपका पी है, इसकी डिस्टेंस मान लिया आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर है। तो इस आर वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमको इस तरह लिखेंगे, आर एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर ये एक्सिस या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन एक्सिस में है, थ्री डायमेंशन सिस्टम में है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। थ्री डायमेंशन हो गया। और इस पॉइंट की जो ये पॉइंट आपका है जहाँ से, और ये ओरिजिन जहाँ से इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका एक्स वाई और ये जेड हो गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के आपका आप जानते होंगे, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आई एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, और के जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये रही बात पार्टिकल की पोजीशन की। अब अगर पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा हो कहीं, और हम स्टेशनरी फ्रेम में कहीं हम उसको देख रहे हो, तो इसकी मूव करते समय जो पार्टिकल मूव करेगा, तो इसकी किसी वेलोसिटी के थ्रू मूव करेगा। तो जो पार्टिकल आपका पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी होगी v। इस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो v इक्वल टू होगा डी आर बाई डी टी, यानी कि जो उसका पोजीशन होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वो वेलोसिटी होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर हम इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहें, तो इसी एक्सेलरेशन, इसी इसकी वेलोसिटी को हम फिर डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर हमको इस पार्टिकल का पोजीशन पता हो, कोऑर्डिनेट के जरिए हम किसी पार्टिकल का पोजीशन आर, उसकी वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, और एक्सेलरेशन डी टू आर बाई डी टी टू पता कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियत होती है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को जिस जगह से मेजर करते हैं उसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, रिलेटिविटी में वही कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो आमतौर पर रिलेटिविटी में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, या जहाँ से हम चीज़ों को मेजर करते हैं, वो एक्चुअली में दो तरीके से होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर
ऑफ टू टाइप, दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं या जहाँ से हम चीज़ों को मेजर करते हैं, जिसकी पार्ट की वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, तो दो तरह के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इनर्शियल का मतलब जो होगा उसमें इनर्शिया टर्म आया है, और नॉन इनर्शियल में इनर्शिया जैसी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम होता क्या है और कहाँ से इसको हम डिराइव करते हैं। तो आइए देखते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे इनर्शिया का रूल फॉलो होता है। इनर्शिया का ये वो फ्रेम है, द फ्रेम, इसको इस तरह से डेफिनेशन दी जाती है, द फ्रेम इन विच न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड गुड। यानी कि इस इनर्शियल फ्रेम में एक ऐसा फ्रेम है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे न्यूटन का रूल्स लगता है। यानी कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जो सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको पता होगा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यानी कि हम किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है। यानी कि इसको और कायदे समझेंगे हम, तो जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और F इज इक्वल टू हम डी बाई डी टी, और P की जगह पे mv रखें अगर हम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसा कि न्यूटन ने कहा था, या आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो मास चूँकि कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो डी वी बाई डी टी हुआ, या एम इज इक्वल टू ए। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है, जिसे हम लोग काफ़ी फेमस लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो इनर्शिया फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ पर न्यूटन लॉ फॉलो होता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा, इनर्शिया, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इनर्शिया शब्द क्यों आया। इनर्शिया की एक्चुअली में, इनर्शिया के बारे में जो सबसे पहले बताया था उनका नाम गैलीलियो था। इनर्शिया शब्द का इस्तेमाल गैलीलियो ने किया था। तो इनर्शिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गैलीलियो। तो सबसे पहले हम इनर्शिया को समझते हैं, और इनर्शिया को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है जहाँ पे इनर्शिया अप्लाई होता है। तो अगर हम इनर्शिया की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इनर्शिया में कि इनर्शिया को, जिसको हम लोग जड़त्व भी कहते हैं, जड़त्व का नियम ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी रुकी हुई है तो ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये बॉडी मूव करती रहेगी जब तक कि इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यानी कि इनर्शिया का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में है तो हमेशा अपनी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर बाह्य बल हम नहीं लगाएंगे, फोर्स जीरो रहेगा, तो इस पर किसी तरह का कोई बाह्य बल नहीं लगा तो इसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हमने फोर्स को जीरो कर दिया, इसका मतलब हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। तो ये होता है इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया का मतलब कोई बॉडी वो जिस भी पोजीशन में हो वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है जब तक इस पर कोई बाहर बल नहीं लगाया जाए। और यही न्यूटन का नियम भी है, सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, या एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स न लगाएं, फोर्स जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। यानी कि उस बॉडी के वेलोसिटी में या स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर बॉडी रुकी भी है तो रुकी रहेगी। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे हम फोर्स न लगाएं तो वेलोसिटी अगर चल रही तो उसी स्पीड से चलती रहेगी, और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे सिस्टम जहाँ पर इनर्शिया लगता है उन सिस्टम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जहाँ पे सिस्टम नहीं लगता है उसे हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो ये हैं। कंडीशन फॉर इनर्शियल फ्रेम, सबसे पहली कंडीशन है कि जो नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि हम इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, यानी कि फोर्स इक्वल टू जीरो है। फोर्स जीरो का मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा क्योंकि फोर्स जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो का मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी आपकी जो कांस्टेंट जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो भी जीरो हो उसका रेट, तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट निकल कर आएगी। तो अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर वो चल रही हो तो, और रुकी रहेगी अगर वो रुकी है तो पहली कंडीशन होती है इनर्शियल फ्रेम की, जिसमें अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है और जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स का लॉ एग्जैक्टली गैलीलियो का ही लॉ है, सेकेंड लॉ, कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या मूव कर रही है तो वो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अब और इस इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी जो आती है वो आपकी कांस्टेंट आती है। दूसरी कंडीशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हो सकता है कि कोई मान लीजिए हमने एक बॉडी है ए, एक पार्टिकल है ए जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है जिसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर मान लिया, और एक और पार्टिकल है बी, इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। एक तीसरी पार्टिकल है सी जिसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि तीनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर और ये कांस्टेंट है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है या घट रही है, कांस्टेंट स्पीड से ये चला। ये तीनों पार्टिकल अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अगर तीनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो यहाँ तीनों में न्यूटन का लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इनमें तीनों में किसी में भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से तीनों के तीनों मोशन आपके तीनों के तीनों फ्रेम होंगे वो तीनों के तीनों इनर्शियल फ्रेम होंगे। इसी को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर किसी भी रेफरेंस में किसी भी बॉडी में कोई इसकी वेलोसिटी में या स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, तो वो आपस में तीनों रिलेटिव होते हैं और तीनों आपस में एक तरह का इनर्शियल फ्रेम बनाते हैं। यानी कि हम तीनों को इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं, क्योंकि किसी में भी न्यूटन्स लॉ का ब्रेकअप नहीं हो रहा है, तीनों में न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो अब इसी चीज़ को इस तरह समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए कि ये आप यहाँ कहीं खड़े हैं रोड पे, आप यहाँ खड़े हैं किसी सड़क के किनारे यहाँ पर, और ये आपका फ्रेम है, यहाँ से आप खड़े होकर के किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। और एक फ्रेम है, एक बस है या कार है जो आपके सामने आगे से निकल गई, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्रेम की वेलोसिटी, ये कार है और इसकी वेलोसिटी वी है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। और इस पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस कार की दूरी आपसे बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये कार है, किसी क्षण दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वेक्टर का वो इस तरह होगा, r डैश इज इक्वल टू r
माइनस वी टी, ये दोनों के बीच डिफरेंस होगा। ये आर डैश आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस कार से मूव कर रहे वहाँ का डिफरेंस है, और आर आपका जहाँ पे आप खड़े वहाँ से है, और वी उस कार की वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो ये आपका होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियो के हिसाब से। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस वी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें अगर इसको तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस अगेन, तो आपको डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी टू, और ये चूँकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है इसलिए ये आपका जीरो हो जाएगा। और ये एक्सीलरेशन है ए डैश और ये एक्सीलरेशन ए। यहाँ पे देखने लायक बात है कि दोनों में एक्सीलरेशन जीरो है, या हम डिफरेंस देखें अगर ए डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दोनों फ्रेम में कहीं भी किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हैं उसकी वेलोसिटी जीरो है और जो कार आगे चल रही है उसकी वेलोसिटी वी है कांस्टेंट स्पीड से। क्योंकि दोनों में न्यूटन्स का लॉ फॉलो हो रहा है, कोई इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों को हम इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम की सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस फ्रेम में किसी तरह का कोई फोर्स न लग रहा हो, एफ इक्वल टू जीरो, उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इनर्शियल फ्रेम एफ इक्वल टू जीरो, या ऑल द बॉडीज, ऑल द फ्रेम, दूसरे शब्दों में ऑल द फ्रेम विच आर मूविंग विद constant velocity are referred as inertial frame of reference, inertial frame of reference, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हों या रुकी भी हों, उन सारी चीज़ों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट। नंबर एक, नो फोर्स अप्लाइड, नो फोर्स अप्लाइड, और दूसरी चीज़ इनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी बाइक या आपकी कार या आपकी बस या जहाज़ या ट्रेन जो भी हो वो कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही है तो उसे आप इनर्शियल फ्रेम मानेंगे, या रुकी हुई है तो आप उसको इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। लेकिन अगर किसी में ब्रेक लग रहा हो अचानक या स्पीड बढ़ रही हो तो इसे आप इनर्शियल फ्रेम नहीं मानेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जिस पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो। तो हमने नॉन इनर्शियल के बारे में नहीं पढ़ा अभी। इनर्शियल फ्रेम तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब इसे हम समझते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऐसा फ्रेम जिसमें इनर्शिया नहीं लग रहा हो, यानी कि जिसमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ फॉलो न हो, यानी कि नॉन इनर्शियल को द फ्रेम इन विच नो न्यूटन्स लॉ डज नॉट अप्लाई, न्यूटन्स सेकेंड लॉ डज नॉट अप्लाई, यानी कि यहाँ पे न्यूटन्स का नियम काम नहीं करता है, और ऐसे फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अब यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि ऐसा कौन सा फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स का नियम ना काम नहीं करता है। तो उसके लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि आप किसी बस में बैठे हैं, इमेजिन कीजिए, और ये बस आपकी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है बस, और आप बैठे हैं इसमें, आप बैठे हैं जहाँ पर उसके आगे और पीछे कुछ लोग बैठे हैं, और अचानक अगर मान लीजिए कि बस ने ब्रेक लगाई, अचानक ब्रेक लगाई, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड मान लीजिए हमने 60 से घट के 40 हो गई। तो अब चूँकि बस झटके से स्पीड कम होगी, झटके से कम होगी, तो आपका जो बॉडी होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा,
और आपको ऐसा लगेगा जैसा किसी ने पीछे से आपको धक्का दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अचानक बस ने ब्रेक लगाई और आपका शरीर आगे आ गया। तो इनर्शिया के हिसाब से यहाँ पर चूँकि एक्सटर्नल फोर्स लग गया है, तो आपको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा फील हुआ कि आपको किसी ने पीछे से धक्का दिया, जबकि फैक्ट ये है कि अचानक फोर्स लग जाने से स्पीड बस की कम हो गई। तो इस तरह के फ्रेम को जहाँ पे अचानक कोई फोर्स लग जाए या जिसकी स्पीड चेंज हो जाए, जहाँ पर जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो, उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। यानी कि ऐसे फ्रेम जहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा हो, किसी फ्रेम में कोई फ्रेम एक्सीलरेट हो रहा हो या जिसकी स्पीड कम हो रही हो कंटिन्यूस, ऐसे फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, पहली कंडीशन, कि फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि इसमें ऐसा फ्रेम होता है जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी कि फ्रेम में जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है। यानी दूसरी कंडीशन कि वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, और वेलोसिटी चेंज का मतलब होगा यहाँ पे एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। तो वो सारे फ्रेम जो या तो एक्सीलरेट कर रहे हैं या डी एक्सीलरेट कर रहे हैं, उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इसी में एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है गोल गोल अपनी एक्सिस के अबाउट, लगातार कंटिन्यूस रोटेट कर रही है कोई चीज़, तो अगर आप किसी क्षण उसकी वेलोसिटी को देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी आपको चेंज हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई रोटेट करती हुई बॉडी का वेलोसिटी भी हमेशा चेंज होगा। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी आपकी लगातार रोटेट कर रही है गोल गोल, तो वो भी चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए ये भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम दो चीज़ें होती हैं। पहला, ऑल फ्रेम which are accelerating or rotating about any axis are called non inertial frame। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि वो फ्रेम जिनकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यानी कि जिसमें एक्सीलरेशन हो रहा हो, उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और दूसरी बात, वो सारे फ्रेम जो रोटेट कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हो अपनी एक्सिस के अबाउट, उन्हें भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं।